नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको यह प्रश्न दिया था, जिसका उत्तर लिखना था। आज हम इसके उत्तर पर डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि इसका बेहतरीन उत्तर कैसे लिखा जा सकता है और उसके बाद अगले दिन के लिए आपको प्रश्न दिया जाएगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आपकी एक स्ट्रेंथ आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, जो आप में है, लाखों लोगों में नहीं है। जो अपने आप को कहते हैं कि वो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, आईएएस या पीसीएस निकालना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये बात नहीं है जो आपके अंदर है। पता है क्या? सब जानते हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करना ज़रूरी है। सब जानते हैं कि आंसर राइटिंग करना ज़रूरी है, लेकिन कर कितने लोग रहे हैं? आप दूसरों को छोड़ दीजिए, जो जिनको आप नहीं जानते पर्सनली उनको छोड़ दीजिए। जिनको आप जानते हैं, जो आपके आस-पास रहते हैं, तैयारी करते हैं, उन्हीं को देख लीजिए। क्या वो मुख्य परीक्षा को लेकर सीरियस हैं? क्या वो काम कर रहे हैं उस डायरेक्शन में? आपको बात समझ में आ जाएगी। आप इन सब से बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर ही सिलेक्शन होगा और दूसरी ख़ास बात ये है कि भले ही आप इस समय आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ वीडियोज़ देख रहे हैं, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान, आंसर राइटिंग के दौरान हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना है। ये सारा पैटर्न धीरे-धीरे करके आपके दिमाग में बैठ रहा है। जिस दिन आप लिखना शुरू करेंगे, जिस दिन आप अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उस दिन आपको साफ-साफ दिखेगा कि अगर आपने ये चीज़ें नहीं की होती, अगर आपने लगातार इस पैटर्न पर काम नहीं किया होता, वीडियोज़ समझे नहीं होते, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। और जो बाकी लोग हैं, उनके लिए समस्या यही है कि जैसे-तैसे करके प्री निकाल भी लेंगे, तो मेंस में उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। एक तरफ तो टॉपिक्स ढेर सारे कवर करने हैं, वो समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ चूँकि उन्होंने कभी इस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं, कभी इस डायरेक्शन में काम ही नहीं किया, तो अचानक से तो हो नहीं जाएगा और ज़्यादा टाइम रहता नहीं है प्री के बाद मेंस के लिए। तो उसी में हड़बड़ा जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। आप इन सबसे बेहतर हैं। आप बस इसे कंटिन्यू रखिए, समझने की कोशिश करिए कि उत्तर कैसे लिखा जाता है, प्रश्न को कैसे समझा जाता है, साथ ही साथ टॉपिक्स भी आपके तैयार होते जा रहे हैं। अगर आपका लिखने का मन कर रहा है तो लिखते भी चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी? बाकी आपका काम बिल्कुल आसान बनाने के लिए मैं एक सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ, जिसका नाम है मेंस मास्टर सीरीज़। आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान आज हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी? उस पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं कि जो प्रश्न दिया गया था, आज हमारे सामने है, इसका उत्तर क्या हो सकता है? एक बेहतरीन उत्तर क्या हो सकता है? ठीक है? क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि असली शुरुआत जो होती है आंसर राइटिंग की, वो क्वेश्चन को समझने से ही होती है। भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका और प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए। फिर से मैं इसको सही जगह पे हाइलाइट करता हूँ। राज्यसभा की बात हो रही है, इसकी भूमिका की बात हो रही है, इसकी प्रासंगिकता की बात हो रही है, इस पे टिप्पणी करना है और साथ ही साथ इसकी प्रभावशीलता को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये हमें लिखना है। सेकंड पेपर का क्वेश्चन है, पॉलिटी के तहत इसे आप रख सकते हैं। आपने समझ लिया होगा। अब आते हैं कि इसका जब उत्तर लिखने जाएँगे तो हमें किन बातों को लिखना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, आप लक्ष्मीकांत पढ़ते होंगे और भी किताबें पढ़ते होंगे। आपको पता है कि राज्यसभा के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड को समझते हुए आप कहाँ से बात की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये हेडिंग लिखें, ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? आप जो पहला पैराग्राफ लिखते हैं, वो इंट्रोडक्शन मान लिया जाता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? आप ये बताइए कि इस टॉपिक की समझ आपको है। राज्यसभा के बारे में ऐसा नहीं है कि बहुत आलोचनात्मक टाइप का कुछ पूछ लिया गया है, सीधा-सा क्वेश्चन है। तो आप परिचय में ये लिखें कि पता चले कि आप जानते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी संसदीय व्यवस्था में उच्च सदन इसको कहा जाता है, ये बात आप लिख सकते हैं। और केंद्र सरकार में, ठीक है, केंद्र सरकार में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली ये संस्था है। ये पर्याप्त है ये बताने के लिए कि राज्यसभा के बारे में आइडिया आपको है, बेसिक समझ आपकी है। इसके बाद मेन मुद्दे पे आते हैं, जिसको हम मेन बॉडी कहते हैं, मुख्य भाग कहते हैं कि राज्यसभा की भूमिका क्या है? सीधा-सीधा सवाल है, ठीक है? एक पोर्शन है, इसको आप चाहें तो पॉइंट वाइज़ जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख सकते हैं, चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो भूमिका के नाम से हेडिंग दे सकते हैं, ये नहीं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है मुख्य भाग, आप भूमिका हेडिंग लिख सकते हैं। इससे चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी, एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि हाँ, आप मेन मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। कहीं-कहीं पे ज़रूरी होता है भूमिका लिखना, लेकिन निष्कर्ष और
ये क्या कहते हैं, जो शुरू में आप परिचय लिखते हैं उसकी हेडिंग ज़रूरी नहीं होती। मुख्य भाग में आप क्या लिखेंगे, जो भूमिका है पूछी गई है, आप देखिए कानून बनाने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो विधेयक आता है, जो बिल आता है, वो एक्ट तभी बनता है जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है। इसमें राज्यसभा की भूमिका है। अगर राज्यसभा से अनुमोदन ना मिले तो वो लटका ही रह जाएगा, कानून नहीं बनेगा। एक चीज़ हो गई। धन विधेयक के मामले में इसकी भूमिका जो है थोड़ी-सी सीमित है। उसके बाद आपको पता है प्रीलिम्स में यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि धन विधेयक लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती हैं, ठीक है? ज़्यादा दिन तक वो रोक के भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पे जिन्होंने बहुत अधिक पढ़ लिया है उनके लिए समस्या ये है कि बहुत अधिक डाटा लिखने लगेंगे, बहुत सारे तथ्य लिखने लगेंगे। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मेंस की आंसर राइटिंग में किन-किन चीज़ों को लिखा जाना चाहिए, किनको आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ इसी लाइन को बहुत विस्तार से लिखने जाएँगे, फिर प्री का एक क्वेश्चन बन जाएगा, बेमतलब का, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपने ये बता दिया कि भूमिका में धन विधेयक के मामले में इसकी भूमिका सीमित है। इसी को लाइन लाइन को थोड़ा-सा और बढ़ा के ये बात शामिल कर सकते हैं कि लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इनके लिए इतने दिन का ही समय रहता है, इसमें संशोधन कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस तरीके से वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कम पॉइंट्स हैं, तो थोड़ा विस्तार से कोई बात लिख दीजिए जो आपको आता है, या ज़्यादा पॉइंट्स हैं आपके पास, तो छोटा-छोटा करके, थोड़ा-थोड़ा करके आप लिखते जाइए, ठीक है? ये भूमिका है। साथ ही साथ संविधान संशोधन के मामले में समान भूमिका है। जब संविधान में कोई बदलाव करना है, तो लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका समान है। विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पारित करने का पैटर्न एक जैसा होता है, ठीक है ना? ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है, आपको पता है कि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था में राज्य सूची के विषय हैं, केंद्र सूची के विषय हैं, संघीय सूची के, और समवर्ती सूची के विषय हैं। आपको पता है उसमें भी कि संघ सूची में जो विषय डाले गए हैं जिन पर कानून बनाना है, उस पर अधिकार है संसद को। राज्य सूची वाले विषयों में राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, समवर्ती में दोनों मिलकर बनाती हैं, ठीक है? तो ये तो हो गई नॉर्मल व्यवस्था, नॉर्मली ऐसे चलता है। लेकिन राज्यसभा को ये शक्ति दी गई है किसी खास परिस्थिति में कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं विशेष बहुमत से, ठीक है? अब जब वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो गया, इसका मतलब ये है कि राज्य उस पर कानून न बना के संसद उस पे कानून बनाएगी, ठीक है? विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होगा। तो ये जो काम है, ये राज्यसभा में ही शुरू होता है, राज्यसभा के पास ये स्पेशल शक्ति, ये भूमिका है। साथ ही साथ अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है, आपको पता है आईएएस जो है, ये अखिल भारतीय सेवा है। जब आप आईएएस बन जाएँगे, तो आप देश के किसी भी हिस्से में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीसीएस बनते हैं, तो जिस राज्य का पीसीएस एग्ज़ाम आप निकालते हैं, उसी राज्य में काम करना पड़ता है, अलग-अलग ज़िलों में आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा, ठीक है? तो अगर आईएएस टाइप की कोई सेवा बनानी है, अखिल भारतीय सेवा बनानी है, उसका सृजन करना है, तो वो विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में आता है। ये भूमिका, ये मेन-मेन बातें आपने लिख दी। अब मैंने यहाँ पे डॉट, डॉट, डॉट लिखा है। मान लीजिए आपके पास और स्कोप है, क्वेश्चन कह दिया गया है कि 250 शब्दों में लिखिए, तो कुछ और बातें आप जोड़ सकते हैं, इसकी भूमिका में कुछ और चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से ज़्यादा है और उस समय लोकसभा विघटित हो चुकी है, तो राज्यसभा का अनुमोदन लेना होता है, उसे आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ राष्ट्रपति जैसे पद हैं, या उच्च न्यायालय के, या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके जो न्यायाधीश हैं, उनको हटाना है, और भी संवैधानिक पद हैं, उन पदों से किसी व्यक्ति को हटाना है, पदाधिकारियों को हटाना है, तो उसमें भी राज्यसभा की भूमिका होती है। संसद में उस तरह का प्रस्ताव आता है, दोनों सदनों से पारित होता है, तब उनको हटाया जाता है। ये कुछ बातें आप लिख सकते हैं, लेकिन ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसके पहले हमने जो डिस्कस किया। लेकिन स्कोप है, क्वेश्चन की डिमांड है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा, तो क्वेश्चन में प्रासंगिकता भी पूछी गई है। क्या रिलेवेंस है राज्यसभा का, क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा है इससे? प्रासंगिकता का मतलब यही होता है कि क्या इसका कोई फ़ायदा है, क्या अभी ये ज़रूरी है, इससे कुछ अभी हो रहा है, इस सेंस में प्रासंगिकता को लिया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई विधेयक आता है, आपको पता ही है, हमारा देश मोटे तौर पे आप देखें तो कानूनों के ज़रिए तो चल रहा है। जितनी भी संस्थाएँ चल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनमें कानून बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और कानून बनाने के लिए जो सर्वोच्च संस्था है हमारे यहाँ, वो संसद है। संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, आपको ये भी पता है। लेकिन क्या होता है ना, कई बार सरकारें जो हैं, जिस पार्टी की सरकार है,
वो ऐसे जल्दबाजी करती हैं। लोकसभा में उनका बहुमत है ही, आसानी से विधेयक पारित हो जाता है और वो चाहती हैं कि जल्दी-जल्दी हम अपने हिसाब से बिल पारित कर दें, कानून बना दें और जो हम चाहते हैं, कई बार देश हित में भी चीज़ें होती हैं, कई बार इस तरीके से होती हैं कि उस पार्टी का नाम हो, उस पार्टी को फ़ायदा मिले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार संभावना रहती है कि उससे देश को ओवरऑल नुकसान हो सकता है। या जल्दबाजी में ही अच्छा कानून बना दे रहे हैं, उसमें और हमने ध्यान नहीं दिया तो उस कानून से ही हमें दिक्कत हो सकती है, भले ही हमारा उद्देश्य अच्छा था। तो उन विधेयकों पर व्यापक चर्चा हो जाती है। जब राज्यसभा को हम देखते हैं, तो राज्यसभा में ये चीज़ें जाती हैं तो और अच्छे से जो कमियाँ रह गई थीं, वो दूर हो जाती हैं। लोकसभा की जो जल्दबाजी है, उस पर रोक लगाने में भी इसकी भूमिका है। अदरवाइज़ फटाफट बिल आए, पास हो जाए, कानून बन जाए, राष्ट्रपति साहब जो है अपने ही हैं, अपने मतलब नॉर्मली आप देखें तो जो जिस पार्टी की सरकार है, जिस गठबंधन की सरकार है, उसके डिसीज़न्स नॉर्मली राष्ट्रपति मानते ही हैं। तो वो तुरंत अपना सिग्नेचर कर देंगे, कानून बन जाएगा। तो फिलहाल इस जल्दबाजी पर भी रोक लगाने के लिए, व्यापक चर्चा करने के लिए भी राज्यसभा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपने प्रासंगिकता में बताई बात। इसके बाद सत्ता पक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में भी ये सहायता करती है। सत्ता पक्ष मतलब सरकार की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि एक व्यक्ति जो है वो लोकसभा, राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है और जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिमंडल है, उसका भी सदस्य हो सकता है, जो एग्जीक्यूटिव है उसका भी सदस्य हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में या फिर ऐसे ही अपने हिसाब से लगाए जाते हैं। राज्यसभा जो है निगरानी का भी काम करती है एक तरीके से। बहुत सारे उसके पक्ष हैं। जब हम लोकसभा, राज्यसभा को विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि संसद जो है कैसे कार्यपालिका पर एक तरह से निगरानी रखती है। तो उस पर भी ये अंकुश लगाने में सहायक है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि राज्यसभा में बहुत सारे लोगों को, अब बहुत सारे मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, नंबर्स आप बताइए कि वो कितने लोग हैं? चलिए ऑप्शन दे देता हूँ 8, 12, 15 या कोई और तीसरा, चौथा। बताइए इनमें से कितने लोग मनोनीत होते हैं? तो कुछ लोग मनोनीत होके जाते हैं, मतलब चुनाव लड़ के नहीं जाते। इससे क्या होता है कि हमारे देश में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीति में नहीं आना चाहते या फिर आएँगे भी तो शायद जीत ना पाएँ। वो उस तरह से बोल नहीं पाते, भाषण नहीं दे पाते, लोगों में उतनी पहचान नहीं है आम जनता में, लेकिन वो बहुत समझदार इंसान हैं, बहुत व्यापक सोच वाले हैं। तो ऐसे लोगों को भी मंच दिया जाए, ऐसे लोगों को भी सरकार में या कानून बनाने में भागीदारी दी जाए, तो देश का कल्याण होगा। इस सोच के साथ बहुत सारे शिक्षाविदों को, बुद्धिजीवियों को, आपने देखा होगा बहुत सारे फ़िल्म स्टार होते हैं, क्रिकेटर होते हैं और भी अलग-अलग फ़ील्ड के लोग होते हैं, उनको शामिल किया जाता है राज्यसभा में। तो उनके लिए एक मंच है कि वो भी अपने सोच विचार के हिसाब से, अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से देश में कानून बनाने के मामले में योगदान दे सकते हैं। लेकिन ख़ैर अभी हम बात करेंगे कि इसमें एक दिक्कत क्या है, ठीक है? तो ये हमने बातें कर लीं। अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ एक बार, कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन ध्यान से देखें तो हमने किन चीज़ों को कवर कर लिया? हमने भूमिका की बात कर ली, हमने प्रासंगिकता की बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसकी प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। नीचे तक आप गए थे देखे, अब उसके बाद से अगली जो हेडिंग थी वो निष्कर्ष की थी। अब यहाँ मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। कई बार जो उपाय पूछे जाते हैं, एक तरह का उपाय ही पूछा गया है, उसे आप मेन बॉडी में शामिल कर सकते हैं। और कई बार उपाय उतना इतना प्रभावशाली नहीं होता इस क्वेश्चन में कि उसे अलग से करें, आप उसे कंक्लूजन में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कंक्लूजन का एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि आप कुछ उपाय बताते हुए अपनी बात ख़त्म करें, ठीक है? इसीलिए इसका उत्तर जो है, ये प्रभावशीलता वाली जो बात है, उसे हम कंक्लूजन के तहत भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि उपाय लिखा है या कंक्लूजन ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप इस प्रश्न के निष्कर्ष पे जाते-जाते क्या लिख सकते हैं? सबसे पहली बात ये है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व अभी समान नहीं है। आपको देख पता होगा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो राज्यसभा में हैं उत्तर प्रदेश के। आप मणिपुर को ज़रा चेक करिए, नागालैंड चेक करिए, जो छोटे-छोटे राज्य हैं, उनसे कितने लोग हैं राज्यसभा में। आपको पता चलेगा कि ये बड़ा असमान है। संघवाद की जो विचारधारा है कि सारे राज्यों को संघ एक साथ लेके चले, ये थोड़ा-सा उसके साथ बैलेंस नहीं बना पाता। अमेरिका मैंने यहाँ पे लिखा, अमेरिका का संघवाद देखिए, वहाँ पे जो उच्च सदन है, उसमें हर स्टेट के समान प्रतिनिधि हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो इस पर विचार किया जा सकता है कि क्या हम ऐसे भी चल सकते हैं कि राज्यसभा मतलब
राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो, इससे भी कुछ बेहतरी आ सकती है। एक उपाय ये हो गया कि ताकि हम हर राज्य को समान रूप से प्रतिनिधित्व दे सकें केंद्र की सरकार में या फिर संसद में बेसिकली, ठीक है? इसके अलावा आपको भी पता है बीच-बीच में आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ये मुद्दे आते रहते हैं कि मनोनीत सदस्य बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जाते ही नहीं है। सदन की बैठक हो, ये जा ही नहीं रहे। पता नहीं क्यों उनको चुन लिया गया है। पता नहीं क्या आपको भी पता है कि इसमें भी राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, ठीक है? तो जिस उद्देश्य से इनको शामिल किया गया था, वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हो रहा। तो इसके लिए कोई उपाय होना चाहिए। कोई ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए कि ये उपस्थित हों, अपनी बात कहें, चर्चा में शामिल हों, तभी तो इनसे हम लाभ ले पाएँगे कानून बनाने में या फिर किसी और भी मुद्दे पे। अदरवाइज़ बस ये सैलरी लेने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे। चलिए रिटायरमेंट का एक प्लान है, राज्यसभा के सदस्य बनेंगे 5 साल, उसके बाद से पेंशन मिलेगी। बस ये रोज़गार का माध्यम थोड़ी है या पैसे का। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए ताकि इनसे भी हम लाभ ले सकें देश को आगे बढ़ाने में। और साथ ही साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन पर भी विचार किया जा सकता है क्योंकि देखिए अप्रत्यक्ष रूप से जब निर्वाचन होता है, जो प्रणाली है हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों को चुनने की, उसमें नॉर्मली ये देखा जाता है कि जिस राज्य में जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो उस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, इसी से तय होता है कि उस राज्य के कितने मेंबर्स संसद में राज्यसभा सदस्य के तौर पे जाएँगे। ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसको पार्टियाँ इस रूप में लेके चलती हैं कि कोई कोई बहुत ही फ़ेमस उनका कार्यकर्ता है, कई बार जीता भी, लेकिन इस बार हार गया, तो कोई बात नहीं, हम तुमको राज्यसभा में भेज देंगे, मेंबर बना देंगे। इस तरीके से काम चल रहा है। तो एक ये बात हो गई और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से जब हम चुनते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी भी उतनी नहीं होती। प्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे, डायरेक्ट चुनेंगे, तो ज़िम्मेदारियाँ भी उनकी बढ़ जाएँगी। तो इस पर भी विचार किया जा सकता है। इससे राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, उनकी एक तरह से कहें कि उनकी क्षमता का ज़्यादा मैक्सिमम इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो अपना अपनी जो संस्था है उच्च सदन, राज्यसभा, इसकी भी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, इसकी प्रासंगिकता को बढ़ाया जा सकता है, इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। ये सारी बातें आप लिखेंगे, आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कितना समय लिया है? 17 मिनट ले लिए मैंने इसको समझाने में, लेकिन लिखने में इतना टाइम नहीं लगेगा। ये तो बस समझाने के लिए है, आपको पूरी कहानी समझाने के लिए, लेकिन जब आप लिखने लगेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे, सोचने लगेंगे, टाइम बहुत कम लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये आज का हो गया। अब कल के लिए मैं अगले टाइम के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जीएस पेपर 3 में आप रख सकते हैं इकोनॉमी के तहत। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। भारत में किन कारणों से खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिल रहा है? इसे थोड़ा-सा आप सर्च करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, किताबों में भी आपकी है, खाद्य मुद्रास्फीति क्या होती है। तो ये कारण पूछा गया है, इनकी आप बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएँगे कि इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों में अच्छी बात ये होती है कि अगर आपको कारण पता है, तो समाधान आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है जी? तो इसका उत्तर लिखिए आप। अगली बार हम इसके उत्तर पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से फिर नया प्रश्न आपको मिलेगा, एथिक्स का मिलेगा। ठीक है जी? तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एन्जॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।